थियो को उस वॉर्टेक्स के अंदर जंप कर जाने के बाद उसे वहाँ पर वो एनर्जी मिलती है जिसके अंदर जिसके अंदर जैसे वो हाथ डालता है तो वो ये देखकर कंफ्यूज था। उसे बहुत ज्यादा दर्द महसूस होना चालू हो जाता है। वो ये देखकर डरते हुए कहता है कि मैं कुछ जरूरत से ज्यादा ही एरोगेंट था और गार्डियंस ने मुझे पहले इस चीज के बारे में वार्न किया था कि जो लेवाइथन की पावर है वो एक अलग ही लेवल पर है, पर मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि वो इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। और हमें दिखता है कि उसके अंदर की जो एनर्जी थी वो सच में आउटबस्ट हो रही थी। इसकी वजह से उसका शरीर यहाँ पर जलना चालू हो जाता है, उसकी खाल निकलने लगी थी। पर फिर वो एनर्जी उसके शरीर से उस सोर्ड के अंदर जाने लगती है। उसे पता था कि अगर मैंने तलवार का इस्तेमाल नहीं किया तो मेरी बॉडी पूरी तबाह हो जाएगी। जिसके बाद उस तलवार को लेकर उस एनर्जी की वॉर्टेक्स के अंदर दे मारता है। वहाँ पर हमें काफी ज्यादा बड़ा सा ऑर्ब दिखता है जिसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी भरी हुई थी और अब धीरे धीरे कर वो छोटा होना चालू हो जाता है। फिनिक्स भी ये देखकर उसकी तारीफ करता है कि ये काफी ज्यादा क्लेवर था। तो बटरफ्लाई फेरी कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये यहाँ पर ड्रैगन स्लेयर सोर्ड का इस्तेमाल कर रहा है उसे ब्लॉक करने के लिए, जिससे उसके शरीर का जो डैमेज है वो यहाँ पर कम हो। और वो कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि लिवाइथन ने आखिरी तक यहाँ पर उसकी मदद करी है। और जैसे ही वो एनर्जी तलवार से थियो के अंदर पूरे से एंटर हो जाती है वहाँ पर पूरे में शांति छा गई थी। थियो इसे महसूस करते हुए कहता है कि ये इतनी ज्यादा खतरनाक और बड़ी पावर थी, ऐसा लगता है जैसे कि मैं लिवाइथन को यहाँ पर पकड़े हुए हूँ। सच में ये इस स्ट्रगल के लिए पूरे से वर्थ इट थी। जिसके बाद फेरी ड्रैगन उसके पास आकर कहता है कि अपना गार्ड डाउन बिल्कुल भी मत करना चूजन वन, लिवाइथन की पूरी पावर अब तुम्हारे अंदर आ चुकी है, अब समय आ चुका है इस आइलैंड को यहाँ से हिलाने का। और जैसे थियो अपना हाथ सामने की तरफ कर उस आइलैंड को पकड़ने की कोशिश करता है, वो कहता है कि हाँ मैं इस चीज को समझ रहा हूँ। पूरा प्रेशर सीधे ऊपर की तरफ जाने लगता है और वो ड्रैगन पूछता है कि तुम्हारे दिमाग में कोई जगह है, तो वो कहता है कि हाँ इसके लिए मेरे पास एक काफी ज्यादा अच्छी जगह है, रंगनार का नॉर्थन किनारा, हम लोग उसे इस चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इसके लिए पूरी तरह से वर्थ इट होगा। और हमें वो आइलैंड दिखने लगता है जिसके ऊपर अभी भी यहाँ पर जंग चल रही थी और वहाँ पे एक काफी ज्यादा बड़ा और भयानक सा धमाका होता है जिसकी वजह से वहाँ पर बारिश चालू हो जाती है। सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। सभी लोग डरते हुए कहते हैं आखिर ये क्या था, क्या क्रीमिल्ट ने वहाँ पर कुछ किया है, क्या ये आर्चिव अब बिल्कुल भी सिंक नहीं करेगा। वहाँ पर सभी लोग इस चीज की वजह से कंफ्यूज थे। तो एक आदमी समुद्र की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर ये क्या है, सच में ये यहाँ पर सिंक कर रहा है। और वहीं पर एक इशारा करते हुए कहता है कि जरा वहाँ पर देखो, वो शॉर्ट लाइन वो यहाँ पर मूव कर रही है। असल में आर्चिव यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ हमें उस अबेंडेंट सी प्लेस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर भी इसकी वजह से पानी भरना चालू हो गया था। नोएल ये देखकर शौक था, वो कहता है कि आखिर ये क्या है, क्या उसने ड्रैगन स्लेयर सोर्ड की पावर्स को इतना ज्यादा जल्दी से यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया। और डांटे ये देखकर मुस्कुराते हुए कहता है ऐसा लगता नहीं है कि हमारे पास यहाँ पर किसी तरीके की बात करने का समय है, मुझे इस चीज के लिए माफ कर देना, पर क्या मुझे बताओगे कि आखिर हम इसे किस तरीके से रोके। पर नोएल गुस्से में कहता है कि तुम बिल्कुल भी ये मत सोचना कि तुम इससे यहाँ से बाहर निकल जाओगे। डांटे कहता है अगर मैं इस चीज का नाटक ना करूँ कि थियो ने यहाँ पर क्या किया है मुझे नहीं पता, और उसके बाद भी ये मरने का प्लान था। ये तो सच में काफी अच्छा है कि उसने ड्रैगन स्लेयर सोर्ड का जो सीक्रेट है उसे बाहर निकाल दिया, ये तो पहले से काफी ज्यादा अच्छा है। अब जाकर उसे मार दो और उसे वो तलवार वापस लेकर आ जाओ। नोएल चिल्लाते हुए कहता है यार तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे फ्यूचर अपोनेंट को यहाँ पर खत्म कर दूं जिससे तुम यहाँ पर आराम से बैठ सको। डांटे भी मुस्कुराते हुए कहता है कि यहाँ पर मेरे साथ समय बर्बाद करने के बजाय क्या ये चीज तुम्हारे लिए भी अच्छी नहीं होगी। एंटोनियो भी ये देखकर सरप्राइज था, वो सोचता है कि सच में ये आर्चिव यहाँ पर मूव कर रहा है, सच में उस कमीने ने ये चीज कर दिखाई। और वो सभी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर समझाने की कोशिश कर रहा था कि इस लड़ाई को यहाँ पर रोक दो, क्योंकि जो आर्चिव का डूबने का खतरा था वो पूरी तरह से जा चुका है, अब हम लोग पूरी तरह से सेफ है। पर वहीं वो नीचे की तरफ देखता है कि एक तलवार उसकी तरफ ही बढ़ रही थी, पर अगले ही पल वो चकनाचूर हो जाती है और हमें दिखता है कि थियो उन लोगों के बीच में आ गया था और उसने यहाँ पर एंटोनियो को बचा लिया था। जिसके बाद वो अपनी तलवार को घुमाता है तो वो आदमी डर गया था, पर अगले ही पल उसके भी यहाँ पर 2 टुकड़े हो जाते हैं और सभी लोग कहते हैं कि वो वापस आ गया, क्रीमिल्ट वापस आ गया, उसने सच में सी ड्रैगन की सील को यहाँ पर पूरी तरह से तोड़ दिया है। एंटोनियो जो कि नीचे पड़ा हुआ था वो कहता है कि हे रंगनार, इसका मतलब आर्चिव पूरी तरह से सेफ है, मैंने सही कहा ना। तो वो कहता है कि हाँ अब ये बिल्कुल भी डूबेगा नहीं। ये सुनकर वो भी शांत होते हुए कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, मुझे पता है कि ये काफी ज्यादा शर्मनाक है कि अगर मैं तुमसे ये चीज पूछता हूँ, पर क्या तुम मेरे ऊपर एक और फेवर कर सकते हो। वो कहता है कि चिंता मत करो और आराम करो। और वो अपने आसपास कई सारी लाशों को देखता है और आगे बढ़ते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे लिए क्या किया है और अब यहाँ पर मेरी और इस आर्चिव का समय है यहाँ पर तुम्हारी रक्षा करने का। सारी चीजें अब मैं यहाँ पर हैंडल कर लूंगा। और वो गार्ड्स थियो को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर थोड़े से डर जाते हैं। पर एंटोनियो का फादर उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि कमीनो, आखिर तुम लोग कहाँ पर खो गए हो, क्या तुम्हें ये दिख नहीं रहा कि वो ड्रैगन स्लेयर सोर्ड चलकर तुम्हारे पास आ रही है, तो बिल्कुल भी हेजिटेट मत करो और जल्दी से उसे खत्म कर दो। वो लोग फिर से थियो की तरफ बढ़ना चालू कर देते हैं, पर तभी नोएल की आवाज आती
है कि सच में तुम्हारी वजह से मेरा दिमाग इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि मेरा खून खोल रहा है। ब्लेड उसकी इस एनर्जी को महसूस कर काउसाट डर जाता है। वो सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग जल्दी से नीचे झुक जाओ और साथ ही अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए पानी से एक बैरियर बना लेता है। हमें वहाँ पर एक लाइन दिखती है, एक सीधी लाइन जो कि किसी के चेहरे पर, किसी के गले पर और इसी तरीके से सभी लोगों के ऊपर बन चुकी थी और वहाँ पर जो पिलर थे वो भी इसकी वजह से कट जाते हैं। अगले ही पल हमें सभी के सर आसमान में उड़ते हुए दिखते हैं। सच में ये सीन काफी ज्यादा ओजी और काफी ज्यादा खतरनाक होता है, पर उस पानी के बैरियर की वजह से उसके पीछे के सभी लोग यहाँ पर बच गए थे। पर उसके आगे के सामने का नजारा सच में काफी ज्यादा दिल दहला देने वाला था, क्योंकि वहाँ पर ऐसा एक भी इंसान नहीं था जो कि इस अटैक के बाद वहाँ पर बचा हुआ हो। यहाँ तक उसके पिलर्स भी यहाँ पर क्लीन शेप के अंदर कट गए थे। जैसे थियो उस बैरियर को हटाता है तो सभी लोग ये देखकर घबराते हुए कहते हैं कि ये चीज नामुमकिन है। जितने भी नोबल्स और गार्ड थे उन सभी के सर कट चुके हैं और नोएल बढ़ते हुए कहता है कि ये बेकार से पायरेट्स की वजह से ये सब हुआ और ये सारी की सारी भसड़ तुम्हारी वजह से ही मची है, क्योंकि तुम ढंग से अपने बच्चे तक को नहीं संभाल पाए। और अपने फादर को इस तरीके से देखकर एंटोनियो भी काफी घबरा गया था। थियो कहता है कि अपने इस एक्ट को अभी अपने पास संभाल कर रखो और जितने भी सिविलियंस है उन सभी को यहाँ से निकाल कर ले जाओ। इस आर्शिप को अभी तुम्हारी जरूरत है। एंटोनियो इस चीज को समझता है और फिर वो लोग धीरे धीरे कर वहाँ से निकलने लगते हैं। पर थियो यही सोच रहा था कि अभी भी वो इतने ज्यादा दूर है, उसके बाद भी मैं बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को यहाँ पर रोक पाया था। और नोएल अपनी टेरिफाइंग एनर्जी को रिलीज करते हुए आगे बढ़ता है। रगनार के कमीने, तुम कुछ जरूरत से ज्यादा ही कॉकी एक्ट कर रहे हो। मैं यहाँ पर तुम्हारे इतने ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा कि यहाँ तक तुम्हारा पिता भी इस चीज को पहचान नहीं पाएगा कि आखिर तुम कौन हो। और ऐसे महसूस कर थियो भी घबराते हुए कहता है कि आखिर ये कौन है। पर इस चीज का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि इतना ज्यादा कोई स्किल्ड अचानक यहाँ पर अपीयर हो जाए। तो इसकी जो सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है वो यही है कि ये ट्रेवन के 9th पिलर्स में से एक है और हमें बताया जाता है कि उन इंसानों के बारे में जिन्हें यहाँ पर एनहेंस कर बनाया गया था, जिससे वो रंगनार के 9 ड्रैगन्स का यहाँ पर सामना कर सके। और उन्होंने ग्रेट वॉर के अंदर अपने पावर्स को दिखाया था कि वो 9 ड्रैगन्स के सामने आमने सामने खड़े हो सकते हैं। पर क्या वो लोग पहले ही इस चीज को परफेक्ट कर चुके हैं। और थियो देखता है कि नोएल का एक हमला उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। वो जल्दी से जंप करते हुए बड़ी मुश्किल से उस अटैक को यहाँ पर डॉज कर पाता है, पर वो ये देखकर कंफ्यूज था क्योंकि अगले पल वो जंप कर वहाँ पर ब्रिज को भी काट देता है। थियो उस अटैक से बचते हुए कहता है कि ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही फास्ट है। वो पिलर जो कि यहाँ पर कट गया था वो नीचे गिरने लगता है और वो सोचता है इसका मतलब कि सच में ये वही वेपन है जिसे 9 ड्रैगन्स का सामना करने के लिए बनाया गया है। और अगर सच में ये इंसान उन 9 पिलर्स में से एक है तो इस चीज का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम लोग यहाँ पर जीत सकते हैं। और जैसे वो फिर से थियो के ऊपर हमला करता है तो थियो बड़ी मुश्किल से अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए इसे रोकने की कोशिश कर रहा था, पर इसका प्रेशर काफी ज्यादा था कि वो सरकते हुए काफी दूर चला गया था। नोएल फिर से उसके पास आ जाता है। वो कहता है क्या कि रगनार इस पावर को एब्सॉर्ब कैसे कर सकता है। ये सुनकर वो कंफ्यूज था। वो कहता है और ड्रैगन स्लेइंग की पावर के साथ ये चीज तो पूते से अनब्रेकेबल होनी चाहिए। और ये कहकर वो थियो के ऊपर फिर से अपनी तलवार घुमाते हुए एक हमला करता है और वो अपनी तलवार को आगे बढ़ाकर इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। पर इसका इम्पैक्ट फिर से काफी ज्यादा भयानक था कि वो आकर जमीन से टकराता है और वो काफी ज्यादा बड़ा गड्ढा हो जाता है। पूरे में धुआं धुआं हो गया था। नोएल कहता है कि अब हार मान लो क्योंकि ये चीज अब और ज्यादा दर्द देगी। पर वहीं उस धूल के अंदर से 3 डैगर्स उसकी तरफ बढ़ते हैं, पर नोएल बड़े आराम से उन्हें यहाँ पे पकड़ लेता है और कहता है ये किस तरीके की बकवास है, ये कोई बच्चों का गेम नहीं है। और वो पीछे से आकर नोएल के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर नोएल उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि अभी तक तुम ऐसी चीजों से बिल्कुल भी निकले नहीं हो। थियो समझ जाता है कि उसने यहाँ पर नोटिस कर लिया है और जैसे वो फिर से अपनी तलवार को घुमाता है तो वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है। और वो सोचता है कि पहली बार इसके साथ यहाँ पर लड़ने के बाद अब मैं समझ गया कि लॉर्ड एड का क्या मतलब था। और उसे एड की वो बात याद आती है कि रंगनार की न्यू जनरेशन के अंदर थियो रंगनार एक ऐसा है जिसके ऊपर हमें काफी ज्यादा स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है। अगर उसके सामना करने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं रहती तो याद रखना बिना फेल हुए उसे खत्म कर देना। और नोएल अपनी तलवार को घुमाकर अपने आसपास का सारा धुआं वहाँ से गायब कर देता है और वहाँ पर सच में काफी ज्यादा बड़ा धमाके की वजह से गड्ढा हो चुका था। और वो सोचता है कि अगर हमने उसे अभी छोड़ दिया तो सच में इस जंग के अंदर एक काफी ज्यादा बड़ी दिक्कत बन जाएगा। हमें कैसे भी कर उसे यहाँ पर खत्म करना ही होगा। और दूसरी तरफ हमें खून टपकता हुआ दिखाते हैं। थियो के ऊपर एक चोट लगी थी, वो अपने हाथ से पकड़े हुए वहाँ से भाग रहा था। फेरी ड्रैगन कहता है अगर हम लोग अभी यहाँ पर क्या कर सकते हैं चूज इन वन, अगर हम लोग तुम्हारी फिर से मदद करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर समय लगेगा। फेरी ड्रैगन का जो बफ था उसके यहाँ पर काउंटडाउन चल रहा था। थियो कहता है कि ये पूते तो होपलेस तो नहीं है और ड्रैगन स्लेयर सोर्ड की जो स्टेबलाइजेशन थी उसके लिए अभी 2 मिनट 15 सेकंड बचे हुए थे। वो सोचता है कि अगर मैं लेवाइथन की पावर को फिर से एक और बार यहाँ पर इस्तेमाल कर सकूं तो शायद मैं यहाँ पर उसे हरा सकता हूँ। और तभी वो साइड में भागते हुए
नोएल को देख लेता है। वहाँ पर पूरे में अभी तक एक शांति थी, पर अगले ही पल नोएल के अटैक की वजह से वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है। थियो का खून पूरे में फैल जाता है और वो सरकते हुए जैसे तैसे करके उससे बचने की कोशिश कर रहा था, और वो ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक था, क्योंकि जैसे ही वो अटैक करता है तो बड़ी मुश्किल से वो यहाँ पर बच पाया था, पर इसकी वजह से उसकी पीछे की पूरी बिल्डिंग यहाँ पर दो हिस्सों में कट जाती है। जिसके बाद वो जंप करते हुए उसी बिल्डिंग के अंदर यहाँ पर भागना चालू कर देता है। वो उसके ऊपर चेयर फेंकता है, पर नोएल को ऐसा कुछ भी नहीं होता और वो बिल्डिंग जमीन से टकराती है और वहाँ पर फिर से धमाका हो जाता है। थियो उसके अंदर से निकल कर आ गया था। वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर उसके ऊपर एक स्लैश देने की कोशिश करता है। इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा पावरफुल तो होता है, पर पूरे में धुआं छा गया था। थियो ये देखकर और भी ज्यादा शॉक था, क्योंकि जैसे ही धुआं हटता है तो नोएल को एक खरोंच तक नहीं आई थी। अगले पल नोएल फिर से उसकी तरफ बढ़ना चालू कर देता है। ये देखकर वो घबरा गया था और बस वो उसके अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश में लगा हुआ था। यहाँ पर नोएल लगातार उसके ऊपर हमले किए जा रहा था और वो फिर से एक और घर के ऊपर हमला कर उसे भी यहाँ पर दो टुकड़ों में काट देता है। पर इस अटैक से बचने के लिए थियो अपनी तलवार को सामने लाकर इसके इम्पैक्ट से यहाँ पर बचने की कोशिश कर रहा था, पर इसका इम्पैक्ट अभी भी काफी ज्यादा पावरफुल था कि वो पानी के ऊपर टिप्पे खाकर एक बोट से टकराता है और वो बोट पूरी तबाह हो जाती है। जिसके बाद नोएल जंप करते हुए पानी के ऊपर आकर अपनी तलवार से कई सारे स्लैश अटैक्स करना चालू कर देता है। एक नहीं, दो नहीं, लगातार कई सारे। और इन अटैक के अंदर काफी ज्यादा किलिंग इंटेंट था। पूरे समुद्र में लहरें उठना चालू हो गई थी और वहाँ पर जितनी भी नाव थी वो सभी भी यहाँ पर तबाह हो चुकी थी। पर नोएल जहाँ पर खड़ा हुआ था उससे थोड़े से दूर थियो पानी से निकलकर वहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है। वो काफी ज्यादा थक गया था, पर वो कहता है कि बस थोड़ा सा और, अभी केवल 17 सेकंड बचे हुए थे। वो कहता है कि बस थोड़ा सा और। नोएल अपनी अटैक की एनर्जी को फिर से रिलीज करते हुए कहता है कि अब मैं बोर होने लगा हूँ, तो चलो इस चीज को खत्म करते हैं। थियो समझ गया था कि ये चीज काफी ज्यादा खतरनाक है, पर अगर मैंने इसकी अटेंशन को थोड़े समय के लिए यहाँ पर डिवाइड कर दिया तो शायद मैं यहाँ पर इस चीज से निकल सकता हूँ। इसलिए वो अपनी तलवार को आसमान में फेंकते हुए कहता है कि ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, लो जाकर उसे ले लो। नोएल का ध्यान बस अब केवल उस तलवार के ऊपर था, पर तभी वो सी सर्पेंट को बुलाता है और वो उसकी तलवार को पकड़ लेती है। ये देखकर नोएल कंफ्यूज था और थियो उससे कहता है कि अगर तुम उसे ले सकते हो तो जाकर ले लो। और नोएल काफी गुस्से में घूर कर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, छोटे से कीड़े, अब ये बेकार से गेम खेलना बंद करो। पर वहीं उसके पीछे से और भी कई सारे सी सर्पेंट्स आ गए थे, जिनने अपने मुंह के अंदर वाटर कैनन्स को बना लिया था। ये देखकर अभी भी वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था और जैसे वो सभी अपने वाटर गन से उसके ऊपर हमला कर देते हैं, पर नोएल अपनी तलवार से उन सभी को यहाँ पर रोक लेता है और कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम यहाँ पर कुछ फिशेस को यहाँ पे ज्वाइन कर लोगे तो क्या यहाँ पे चीजें बदल जाएंगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और वो अपनी तलवार को घुमाकर उनके अटैक्स को यहाँ पे पूते से गायब कर देता है। और तभी वो देखता है कि थियो फिर से अपनी तलवार को पकड़कर अब उसकी तरफ आना चालू हो चुका था। ये देखकर वो कहता है कि वो इंसान जो कि अब तक यहाँ पर भाग रहा था, अब देखो मेरे ऊपर आकर हमला कर रहा है। आखिर अब तुम यहाँ पर किस तरीके की चीज को स्कैम करने की कोशिश कर रहे हो? और अब वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि तुम जो चाहो वो कर देख सकते हो, मैं खुद यहाँ पर तुम्हारे अंत को सच में काफी ज्यादा अलग बनाऊंगा। पर दूसरी तरफ थियो देखता है कि जो उसका सिंक्रोनाइजेशन टाइम था वो पूरा हो चुका है और अब वो यहाँ पर उसे इस्तेमाल कर सकता है, यानी ड्रैगन स्लेयर सोर्ड को। और उसे लिवाइथन की आवाज आती है कि चूजन वन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरकार अब मैं मेरी पूरी ताकत तुम्हारे लिए छोड़ सकता हूँ, इसका इस्तेमाल करो जिससे तुम अपने आप की रक्षा कर सको। और वो बस नोएल की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। नोएल ये देखकर कंफ्यूज था और उसे ड्रैगन स्लेयर सोर्ड का एक स्किल मिल गया था, नीबुलंग, और उसके अंदर से लिवाइथन अपने वाटर फॉर्म के अंदर निकल कर आ जाता है। और यह अटैक इतना ज्यादा इंसेन था कि उसने नोएल की तलवार को एक ही बार में चकनाचूर कर दिया था और नोएल इसकी वजह से काफी ज्यादा घायल हो गया था कि उसके आधे कपड़े यहाँ पे पूरी तरह से फट जाते हैं और वो जाकर समुद्र में गिर जाता है। वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा सा टॉर्नेडो बन गया था और थियो को ऐसा लगता है कि शायद वो यहाँ पर हार गया है। पर तभी नोएल फिर से पानी के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है और हंसते हुए कहता है कि सच में ये तो काफी ज्यादा शर्म की बात है, ऐसा लगता है जैसे कि तुमने अपना ट्रम्प कार्ड खेला हो, पर सबके बाद भी तुम मुझे मारने के लिए अभी काफी ज्यादा दूर हो। उसका मास्क यहाँ पर हट चुका था, जिस वजह से उसका चेहरा काफी ज्यादा डरावना और भयानक सा लग रहा था। थियो कहता है कि मुझे लगा ही था कि 9 प्लेयर्स में से एक, जिनका सामना 9 ड्रैगन्स को करने के लिए बनाया गया है, इस चीज का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इतने ज्यादा आसानी से यहाँ पर मारा जाए। और वो अपनी तलवार को आसमान की तरफ करता है और समुद्र के अंदर से एक बड़ा सा हाथ निकल कर आ जाता है, जहाँ पर थियो आगे कहता है, पर मैं बस अपनी पूरी ताकत के साथ यहाँ पर तुम्हें समुद्र की गहराई के अंदर तो भेज ही सकता हूँ। और नोएल ये देखकर परेशान होते हुए कहता है कि ये घटिया सा करंट, और वहाँ पर सच में काफी ज्यादा खतरनाक सा करंट बन चुका था, जिसके अंदर बस नोएल खिंचा चला जा रहा था। और थियो और भी ज्यादा ताकत लगाते हुए कहता है कि मैं सीधे तुम्हें समुद्र की गहराई के अंदर भेज दूंगा। और नोएल जो कि अपनी सांस रोकने की कोशिश कर रहा था, वो कहता है कि डैम इट, वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा सा टॉर्नेडो बन चुका था, जो कि सीधे समुद्र की गहराई के अंदर जाता जा रहा था, जिसके साथ थियो ने अभी के लिए इस खतरे को यहाँ पर पूरी तरह से खत्म कर दिया था। अब वो काफी ज्यादा थक चुका था, जिस वजह से वो तुरंत ही जमीन पर गिर जाता है और लंबी लंबी सांसें लेना चालू कर देता है। वो कहता है कि लिवाइथन, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो दूरबीन से एक आइलैंड को देखते हैं और थियो कहता है कि ये मेरा पहली बार है कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, तो मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ कि जो कैलकुलेशंस है वो पूरे सही होंगे। पर एंटोनियो कहता है कि जो इसकी
स्पीड है वो पूरे से सही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोगों को कोर्ट से टकराने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तुमने सच में काफी अच्छा काम किया। पर जब मैंने पहली बार ये सुना था कि तुम पूरे पूरे आर्चिप को यहाँ पर अपनी जगह से हिलाने वाले हो, तो सच कहूँ तो मुझे इस चीज के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। पर अब सारी चीजें खुद की आंखों से देखने के बाद इस चीज के ऊपर अभी भी यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। पर वहीं भीड़ में से एक लड़की कहती है कि आखिर इस तरीके से इस आइलैंड को अपनी जगह से हिलाने के लिए इतनी ज्यादा दिक्कत लेने की क्या जरूरत थी। यहाँ तक लेडी क्रेमहिल्ड को भी ये चीज काफी आसान लगी थी कि उन्होंने सी ड्रैगन को नीचे की तरफ सील कर दिया था। वो कहता है कि हाँ, ये चीज काफी ज्यादा आसान थी, पर इसकी वजह से फिर से वैसी चीजें होती जैसे कि आज यहाँ पर हुई हैं। अगर हमने सी ड्रैगन को वहाँ पर सील कर दिया होता और इस जगह को फिर से पहले जैसा कर देते तो ट्रेविन जैसे लोग फिर से ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड के लिए यहाँ पर वापस आ जाते। पर अब आर्चिप का डूबने का जो खतरा था अब वो पूरी से खत्म हो चुका है, तो तुम लोगों को इसकी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये फ्लोटिंग आर्चिप रंगनार के नॉर्थ वेस्ट सी बे के अंदर तैरता रहेगा, जिससे ये फिर से अपनी स्टेबिलिटी को रीगेन कर सके। शायद जिसके बाद हम लोगों को यहाँ पर इस फ्लोटिंग आर्चिप का नाम भी बदलना पड़ सकता है। एंटोनियो जो कि ये सुन रहा था वो इस चीज की वजह से शॉक थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है कि मुझे माफ करना। थियो ये सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो बताता है कि वो हॉस्टेज वाला इंसिडेंट जो कि ब्लैक स्कल के साथ हुआ था, उस समय पर हमारे मर्सनरीज की वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें आई थी, जिस वजह से व्हाइट आर्मर ड्रैगन नाइट्स को काफी ज्यादा लॉसेस का सफर करना पड़ा था। और भले ये चीज ट्रेवन के कंसर्न की वजह से हुई हो, पर फिर भी मैं यहाँ पर इस चीज की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, इसलिए अगर तुम्हें यहाँ पर मुझसे कोई भी बदला लेना है तो तुम ले सकते हो। थियो कहता है कि बिल्कुल, तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही होगी। वो कहता है कि जो तुम कहो मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, यहाँ तक मैं अपना सिर भी कटा सकता हूँ। पर वो कहता है कि हेड ऑफ द नॉर्थर्न शिप यूनियन, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम फिर से अपनी पोजीशन को ले लो। ये सुनकर वो कंफ्यूज कहता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। थियो बताता है कि अभी नॉर्थ के अंदर हम लोगों को वहाँ पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे रंगनार ने सीरीज मर्चेंट गिल्ड को वहाँ पर पूरी तरह खत्म किया है, उसके बाद से ऐसा कोई भी मर्चेंट ग्रुप नहीं है जो कि इतना ज्यादा केपेबल हो कि वो लार्ज स्केल लॉजिस्टिक्स को संभाल सके। पर फ्लोटिंग आर्चिप का ये शिपिंग यूनियन ये चीज काफी ज्यादा आसानी से कर सकता है। पर वो हिचकिचाते हुए कहता है कि पर मेरे पास इस चीज का कोई भी राइट नहीं है। पर तभी वो सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग सुनो, सर एंटोनियो ये कह रहे हैं कि उनके पास इस चीज के लिए क्वालिफिकेशंस की काफी ज्यादा कमी है। तुम लोगों को क्या लगता है? मार्टी कहती है कि मैं उसका सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। हम लोगों ने सर एंटोनियो की सिंसेरिटी को देखा है। फिर वो लड़की भी अपना हाथ उठाती है और कहती है कि मैं भी सपोर्ट करूंगी। और फिर एक एक कर सभी लोग अपना हाथ उठाना चालू करते हैं, कहते हैं कि हम सभी यहाँ पर सपोर्ट करेंगे। और ये देखकर थियो के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और थियो उसके सामने एक पोज देते हुए कहता है कि ये मटेरियल्स और कैपिटल जितना भी नॉर्थर्न शिपिंग यूनियन का है, सबसे पहले रंगनार के अंदर इस चीज का इन्वेस्ट किया जाएगा और इसके बदले में फ्लोटिंग आर्चिप की एंटोनोमी और सिक्योरिटी की मैं गारंटी देता हूँ और मैं इस चीज की कसम खाता हूँ अपने नाम यानी थियो रंगनार के साथ। ये देखकर वो पूरी तरह से पसीना पसीना हो गया था और वो हिचकिचाते हुए कहता है कि सच में मुझे आखिर तक यहाँ पर पूरी तरह से मदद की गई है। और एंटोनियो भी कसम खाकर कहता है कि मैं शिपिंग यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव इस चीज की कसम खाता हूँ कि मैं रंगनार के साथ कॉर्पोरेट करूंगा। और वो दोनों यहाँ पर हाथ मिलाकर अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर लेते हैं और इसके लिए सभी लोग यहाँ पर उन्हें शेयर करने लगते हैं। और तभी एक का बड़ा सा झटका लगता है। ये देखकर वो थोड़ा सा घबरा गया था, पर थियो मुस्कुराकर कहता है लगता है कि हम लोग पहुंच चुके हैं। और एक कैनियन के अंदर अब वो लोग एक जगह पर आकर सिमट चुके थे और थियो कहता है कि अब फ्लोटिंग आर्चिप का ये नया घर है। पर वहीं पीछे छूटे हुए हमें कुछ खंडर दिखते हैं जहाँ पर कावदा तेज लहरों के बीच में अचानक ही एक हाथ पानी के अंदर से निकलकर बाहर आता है और दिखता है कि नोएल अभी भी यहाँ पर जिंदा था। वो खांसते हुए एक पत्थर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और वो कहता है कि वो घटिया सा रंगनार का लड़का, अगली बार जब तुम मिलोगे तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तुम्हारे गले को कच्चा चबा जाऊंगा। और तब एक आवाज आती है कि अच्छा, यानी ये पावर 9 ड्रैगन का सामना करने के लिए बनाई गई है। ये सुनने के बाद वो कंफ्यूज और काफी ज्यादा हैरान सा रह गया था। पर वहाँ पर बैठा हुआ ओवरलोड ड्रैगन ये देखकर कहता है कि पर फिर भी ये चीज सच में डिसअपॉइंटिंग है। और वो ओवरलोड ड्रैगन की तरफ देखते हुए कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। तुमने कहा था कि अगर ये मिशन हमारा फेल हो जाता है तो तुम्हें भी काफी दिक्कत आएगी। तो आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये जो भी हो जल्दी से सबको छोड़ो और हम लोगों की यहाँ पर मदद करो। पर वो नीचे की तरफ कूदते हुए कहता है कि सच में ये कितनी ज्यादा बड़ी बेवकूफी वाली चीज है। अभी तक तुम्हें ये चीज समझ में नहीं आई कि आखिर मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ। तो चलो मैं तुम्हारे लिए खुद ही इस चीज को बताता हूँ। एक बार तुम कमीने उस आर्चिप को यहाँ पर एक्वायर कर लेते तो उसके बाद मैं तुमसे वो ले लेता। ये सुनकर वो भी घबराते हुए कहता है कि मुझसे ये मत कहना कि तुम शुरुआत से ही यहाँ पर आर्चिप को फिर से रिक्लेम करने के बारे में सोच रहे थे। वो कहता है कि बिल्कुल, जिस चीज को चुरा लिया गया है उसे फिर से रिक्लेम करना सच में काफी ज्यादा अच्छा सुनाई देता है। और मैंने सोचा था कि उसके बाद मैं उस एरोगेंट ब्रेड से निपटूंगा, पर मुझे लगता है कि मैंने उसे कुछ जरूरत से ज्यादा ही मिसजज कर लिया। मैंने ऐसा कभी भी सोचा नहीं था कि तुम्हारे जैसे एक वर्मैन यहाँ पे एक छोटे से बच्चे तक को नहीं संभाल पाएगा। ये देखकर वो गुस्से में अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म करते हुए कहता है कि ओवरलॉर्ड ड्रैगन, तुम कुछ जरूरत से ज्यादा ही एरोगेंट हो। 9 ड्रैगन का ये एरा पूरी तरह खत्म हो चुका
चुका है। अब मुझे तुम्हें ये दिखाना होगा कि आखिर 9 प्लेयर्स की ट्रू पावर क्या है। और यहाँ पर वो अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। उसके अंदर से एक काफी ज्यादा बड़ी और खतरनाक सी तलवार निकल कर आ गई थी। सच में इसे देखकर मुझे गेम की याद आ गई। अगर आप लोगों को भी वो पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। पर नोएल आगे कुछ कह पाता उससे पहले डांटे उसके ऊपर एक मुक्का दे मारकर उसको यहाँ पर एक ही बार में फोड़ देता है और खत्म कर देता है। ये सीन काफी ओपी था, कुछ जरा से ज्यादा ही ओपी, कि बेचारे को बस एक ही पंच के अंदर यहाँ पर खत्म कर दिया। और वो गुस्से में कहता है कि वेस्ट के ये कमीने सच में यहाँ पर अपने मुंह से ही लड़ते रहते हैं और ऐसा फर्क नहीं पड़ता कि आखिर वो 9 ड्रैगन गीजर्स आखिर किस तरीके के हैं। पर क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम इस तरीके से उनमें से किसी एक को भी चैलेंज कर पाओगे? पर फिर भी देखा जाए तो वो बूढ़ा आदमी या फिर एक छिपकली जरूर इस चीज को टेस्ट करने के लिए काफी ज्यादा वर्थ इट हो सकती है। और थियो रंगनार, बस तुम थोड़ा सा और वेट करो, क्योंकि मैं खुद इस चीज को टेस्ट करने के लिए आ रहा हूँ। और उसके चेहरे पर जो हंसी थी वो काफी ज्यादा क्रीपी और डरावनी सी थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हमें एक बैटल फील्ड का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर कई सारी तलवारें पड़ी हुई थी और पूरे में खून फैला हुआ था। ट्रेवन के कई सारे सोल्जर्स तलवार लेकर खड़े हुए थे और एक आदमी एक दूसरे सोल्जर को लेकर वहाँ पर बिठा रहा था और ऐसे ही और भी कई सारे सोल्जर्स वहाँ पर बैठे हुए थे। और वहाँ पर ट्रेवन की एक काफी ज्यादा बड़ी आर्मी खड़ी हुई थी जिसके सामने एड उन लोगों को लीड करता हुआ खड़ा था। और वो लड़का जिसे बिठाया जाता है वो चिल्लाकर कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि इस तरीके से तुम हमारे रंगनार को यहाँ पर हरा सकते हो? आखिर में रंगनार की तलवार होगी जो कि यहाँ पर आखिरी हमला करेगी। पर यह सुनकर एड अपनी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर यहाँ पर मार देता है और वो कहता है कि सच में ये काफी अजीब है, क्या रंगनार अपनी आखिरी सांस लेते समय भी यही चीज बोल पाएगा? और तभी एक आदमी उसके पास आता है और उसे रिपोर्ट करते हुए बताता है कि जो फ्लोटिंग आर्शिप का ऑपरेशन था वो यहाँ पर फेल हो चुका है। ये सुनकर वो कहता है, और आखिर नोएल कहाँ पर है? वो कहता है कि हमने उससे भी यहाँ पर अपना कॉन्ट्रैक्ट को खो दिया। ये सुनकर उसके चेहरे पर थोड़ी सी उदासी आ जाती है। तो वहाँ पर खड़ा हुआ एक और काले कपड़े में आदमी जिसने यहाँ पर एक मास्क पहना हुआ था वो कहता है कि नोएल वो एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट था, लगा ही था कि वो यहाँ पर हार जाएगा। अगर हम लोगों ने फ्लोटिंग आर्शिप को यहाँ पर खो दिया है जो कि हमारा प्राइम डिस्ट्रीब्यूशन हब था, तो जो हमारे वॉर का पूरा बैलेंस था वो पूरे टर्न आउट हो जाएगा। अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं खुद यहाँ पर जाकर इसे खत्म करना चाहूंगा। और ये इसका नंबर 1 पिलर है और इसका नाम आयन है। पर वो आयन से कहता है कि नहीं, उसे छोड़ दो, हमने वैसे भी आर्शिप का जो इमेंस कैपिटल था उसे सिक्योर कर लिया है। इसकी वजह से काफी ज्यादा पछतावा हो रहा है, पर एक चीज की वजह से हम लोग यहाँ पर हमारा पूरा फोकस नहीं खो सकते। और हमें दिखता है कि वो लोग अपनी तलवार उठाकर रंगनार के जितने भी सोल्जर्स थे उन सभी को एक एक कर मारने लगते हैं। जहाँ पर वो उनके सर कटे हुए लाश के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, अब जितनी भी बाकी बची हुई फोर्स है उस सभी को सेंट्रल क्यू पर कॉन्सेंट्रेट करो। वैसे भी जो ये जंग है वो अपने आप में एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन है जो कि हम उनकी आंखों के सामने लेकर आ रहे हैं। ये चीज अपने दिमाग के अंदर धसा कर लिख लो कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो बस केवल एक ही है और ये सारी चीजें बस हम लोग केवल एक चीज के लिए कर रहे हैं जिससे हम लोग मैड ड्रैगन एम्परर को यहाँ पर फिर से रेजरेक्ट कर सके। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्लोटिंग आर्शिप का सीन दिखाया जाता है। ऑफिस के अंदर एंटोनियो की आवाज आ रही थी कि हम लोग सिंपली यहाँ पर रेलवेज का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि मर्सनरी ग्रुप ने यहाँ पर बनाई हुई है और इसके अलावा साउथर्न मर्चेंट से अभी तक कोई भी बात नहीं हो पाई है, इसलिए उसका दिमाग खराब हो रहा था और वो सिर पकड़कर बैठा हुआ था। थियो अंदर आता है और कहता है, तुम्हारे चेहरे पर काफी चिंता लग रही है, आखिर क्या हुआ? वो थियो को देख थोड़ा सरप्राइज था और थियो पूछता है क्या रगनार के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क किसी तरीके की डिफिकल्टी का सामना कर रहा है? वो कहता है कि ये कहते हुए मुझे सच में काफी बुरा लग रहा है, पर ये चीज कुछ जरूर से ज्यादा ही सिंपल है कि यहाँ पर एक छोटी सी चीज के लिए भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एक छोटी सी चीज के लिए भी। और अगर मैं सच कहूँ तो मुझे यहाँ पर रगनार से डर लग रहा है। मैं इस चीज के लिए काफी खुश हूँ कि तुमने हमें ट्रेवन से यहाँ पर आजाद कर दिया है, पर इस दुनिया के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि पूरी तरह से फ्री हो और बस तुम्हारे हाथ की एक चुटकी के साथ यहाँ पर जितने भी इन्वेडर्स थे उन सभी के नाम बदले गए हैं। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि मुझे तुम्हारे चेहरे पर कहनी चाहिए, पर कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग समुद्र के अंदर डूब जाते तो हम लोग ज्यादा सेफ होते। ये सुनकर थियो मुस्कुराने लगा था और वो कहता है कि मैं समझ रहा हूँ, एक लीडर होने की वजह से तुम्हारी इतनी ज्यादा चिंता करना पूरी तरह से लाजमी है, पर जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो काफी अलग है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये आइलैंड यानी द फ्लोटिंग आर्शिप सबसे ज्यादा खतरनाक था। ये सुनकर एंटोनी थोड़ा कंफ्यूज और थियो बताता है क्योंकि ये पूरी तरह से अकेला था इसलिए इसका कोई भी दुश्मन नहीं था, इसी वजह से ये किसी भी लड़ाई से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है। इसी वजह से इस क्राइसिस के बीच में वो लोग जरा सी भी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर नहीं लगा पाए और जो नेशनल डिफेंस है उसे कोई अकेला खड़ा होकर यहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकता। और ये कहकर वो अपने हाथ में जो रखे था उसे एंटोनियो की तरफ फेंकता है। एंटोनियो उसे पकड़ लेता है और वो आगे कहता है, अगर ये एक ऐसी इंटेल है जिसकी वजह से काफी ज्यादा खतरा हो सकता है तो एक नेशन को पूरे से अपने आप से ही तैयार रहना चाहिए। और ये ब्लैक स्कल का एम्बलम था और इस केस के अंदर ये चीज काफी ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगी क्योंकि पहले से ही तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सा पता है। और क्या तुम्हें रंगनार के व्हाइट ड्रैगन स्क्वाड्स के बारे में पता है? वो कहता है कि बिल्कुल, उन्हें फ्रेम किया गया है एयर बैलून्स के हिसाब से। वो एक ऐसी असल्ट यूनिट है जो कि बाइवरन की सवारी करते हैं। थियो कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर आर्चिप के पास भी एक ऐसा क्रिएचर है जो कि बाइवरन की जैसा ही है। वो कहता है कि तुम्हारा मतलब सी सरपेंट से है?
अब मुझे इस चीज को चालू करने में मजबूर मत करना। वो यहाँ पर घूमते हुए हर एक चीज को तबाह कर सकते हैं। जब भी वो सामने आते हैं तो ये अपने आप में ही एक इमरजेंसी होती है। तभी बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है कि इमरजेंसी, सी सरपेंट यहाँ पर डॉक के ऊपर दिख रहा है। जितने भी सिविलियंस है जल्दी से यहाँ से भागो। कॉम्बैट पर्सनल यूनिट जल्दी से अपने आप को तैयार करो। और एंटोनियो खड़ा होते हुए कहता है कि डैमिट, मैंने बस उसका यहाँ पर नाम लिया और शैतान हाजिर हो गया। थियो कहता है कि यहाँ पर चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जैसे वो दरवाजा खुलता है एंटोनियो भागते हुए आता है और कहता है कि है ही। और थियो बताता है कि असल में ये वो है जिसे मैंने यहाँ पर समन किया है। और उसके सामने एक बड़ा सा सी सरपेंट खड़ा हुआ था। ये देखकर वो भी घबराते हुए कहता है कि तुमने आखिर क्या सोचकर यहाँ पर समुद्र के चोरों को बुलाया है कि तुम्हारा दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है। पर वो ये देखकर कंफ्यूज था कि थियो किस तरीके से उसे पैट कर रहा था। वो कहता है कि मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा कि आखिर उन्हें टेम किस तरीके से किया जाता है, बिल्कुल रंगनार के वाइट ड्रैगन स्क्वाड की तरह। और हमें समुद्र के अंदर और भी कई सारे सी ड्रैगन दिखना चालू हो जाते हैं, जिसको देखकर कई सारे लोग डर चुके थे। पर वो आगे कहता है क्यों न हम लोग यहाँ पर आर्चिप की खुद की एक ड्रैगन नेट बनाए जो किसी सरपेंट की सवारी करते हुए यहाँ पर लड़ सके। पर एंटोनियो अभी भी काफी ज्यादा सरप्राइज था। वो हंसते हुए कहता है कि तुम सच में एक जंग के बीच में इनकी सवारी करना चाहते हो। ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि ये किसी फेरी टेल की कहानी की तरह हो। थियो कहता है कि फेरी टेल ये पूरी तरह से अच्छा है। पुरानी कहानियां तो ये भी कहती हैं कि जो क्रिमिनल थी उसने एक बड़े से सी सरपेंट के ऊपर सवारी करते हुए वहाँ पर लड़ाई करी थी, इसलिए हम लोग इसका नाम भी क्रिमिनल ऑर्डर रख सकते हैं। तभी एक सी सरपेंट एंटोनियो के पास आता है तो वो ये देखकर थोड़ा सा डर गया था। वो कहता है देखकर ऐसा लगता है कि तुम पहले ही इसके फेवर को यहाँ पर जीत चुके हो। और जब वो हाथ फेरता है तो सी सरपेंट उसे कुछ भी नहीं करता। ये देखकर वो भी सरप्राइज था। तब एक लड़की पीछे से आती है जो कि थियो को आवाज देती है। वो कहती है कि जो गेस्ट थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। फिर हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर केलब उसे कहती है ये सच में काफी ज्यादा अजीब है, तुमने अकेले कुछ दिनों के अंदर ये सारी चीजें यहाँ पर कंप्लीट कर ली। थियो मुस्कुराकर कहता है कि ये चीज इस तरीके से हो गई, मैं क्या करूँ। और वो उससे कहती है कि तुम्हें पता भी है कि अगर तुमने सच में यहाँ पर अभी अभी क्या किया है। और फिर से ये एक ऐसा मैटर था जो कि काउजा सिक्योरिटी के बीच में था, इसलिए ये तो नेचुरल है कि तुम्हें इस चीज के बारे में नहीं पता होगा। पर थियो कहता है कि अब मोस्ट सिक्योरिटी का मतलब आखिर क्या है। और वो बताती है कि जो फ्लोटिंग आर्चिप था वो पहले से यहाँ पे एक सेपरेट इन्वेस्टिगेशन के अंदर चल रहा था बाय ब्लैक पिलर। और ये एक प्राइम कैंडिडेट था ट्रेवन की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और फाइनेंशियल आर्टिक के लिए। ये सुनने के बाद थियो और भी ज्यादा सरप्राइज था। वो कंफ्यूजन के साथ कहता है क्या ब्लैक पिलर को पहले से इस चीज के बारे में पता था और वो इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। और ये जानने के बाद भी कि वो लोग यहाँ पर फ्लोटिंग आर्चिप को खो सकते हैं जो कि जंग के अंदर एक काफी ज्यादा बड़ा डिसएडवांटेज है। तो आखिर उन लोगों को इस चीज के बारे में पता होने के बाद भी उन लोगों ने इस चीज के अंदर हाथ क्यों नहीं डाला था। तभी पीछे से ओवरलोड ड्रैगन वहाँ पर आ जाता है और वो थियो को देखकर कहता है कि तुम थियो रंगनार हो, मैंने सही कहा ना। नाइन ड्रैगन लॉर्ड ने यहाँ पर काफी ज्यादा फस मचाई हुई थी, इसलिए मेरी भी तुमसे काफी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस थी। पर तुम्हें तो देखकर ऐसा लगता है कि तुम तो बस अभी भी एक छोटे से बच्चे हो जिसको एक मर्द कहना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। पर फिर भी तुमसे इस तरीके से मिलकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और थियो ओवरलोड ड्रैगन डांटे को यहाँ पर देखकर कंफ्यूज था। वो कहता है कि आखिर ये इंसान फ्लोटिंग आर्शिप के ऊपर क्या कर रहा है। डांटे कहता है कि ग्रीटिंग्स यहाँ पे पूरी तरह से बेकार है, इसलिए तुम अपने आप को पूरी तरह से कंफर्टेबल रखो। केलब डांटे को देखकर उसे आवाज देती है तो वो कहता है कि मुझे माफ करना, मैं सच में काफी ज्यादा लेट हूँ। वो कहती है कि पर जब फ्लोटिंग आर्शिप की चीजें इतनी ज्यादा खराब हो गई थी तो आखिर तुमने ब्लैक पिलर को इस चीज के बारे में बिल्कुल भी रिपोर्ट क्यों नहीं किया। थियो ये सुनकर कहता है अच्छा, यानी ब्लैक पिलर डायरेक्टली इस चीज की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे थे, इसलिए ये चीज समझ में आ रही है कि आखिर ये ब्लैक पिलर्स के बीच में भी एक काफी टॉप सीक्रेट कैसा हो सकता है। और वो आगे कहती है कि इस सब की वजह से हमारी जो ब्लैक पिलर के अंदर की पोजीशन थी वो सच में काफी ज्यादा बड़े खतरे में आ गई थी। ये सुनकर डांटे अपनी टेरिफाइंग एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि मैं सच इस चीज के लिए माफी चाहता हूँ, पर अगर मैं तुमसे यहाँ पर खुलकर बात करूँ। और ये कहते थे उन दोनों को यहाँ पर काफी ज्यादा टेरिफाइंग सा प्रेशर महसूस होना चालू हो जाता है। वो दोनों ही काफी ज्यादा कंफ्यूज थे और वो दोनों ही अपने घुटनों के बल आ गए थे। वो बड़ी मुश्किल से यहाँ पर अपने आप को संभाल पा रहे थे। और डांटे आगे कहता है कि तुम सच में इस चीज के लिए पूरे से कॉन्फिडेंट हो कि तुम जो कॉन्सिक्वेंसेस थे उन सभी को बेयर कर सकते थे। उसके प्रेशर की वजह से खिड़कियां भी यहाँ पर टूटना चालू हो जाती है। और थियो उसको देखकर परेशान होते हुए कहता है कि डैमिट, मुझे पता था कि ये काफी ज्यादा ताकतवर है पर ये मेरी इमेजिनेशन से भी काफी ज्यादा खतरनाक निकला। अब आखिरकार मुझे ये चीज क्लियरली समझ में आ रही है कि आखिर क्यों मेरी पास्ट लाइफ के अंदर रगनार फ्लोटिंग आर्शिप को संभालने में यहाँ पर फेल हो गया था। वो इस इंसान की वजह से हुआ था। जिसके बाद वो यहाँ पर ठहाके लगाकर हंसना चालू कर देता है और कहता है कि तुम तो कुछ जरूर से ज्यादा ही सीरियस हो रहे हो, ये तो कुछ इतना ज्यादा खास था ही नहीं। असल में मैं बस यहाँ पर रिपोर्ट करने की जो टाइमिंग थी उसे भूल गया था और बिल्कुल मैं उनके सभी मूवमेंट्स के ऊपर यहाँ पे पूरे से ध्यान दे रहा था। पर तुम्हें भी इस चीज के बारे में काफी अच्छे तरीके से पता है कि जैसे तुम 9 ड्रैगन में से एक बन जाते हो तो पर्सनली कहीं पर
भी कदम रखना काफी ज्यादा मुश्किल बन जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि इसे थोड़ा सा और बढ़ जाने दो, जिसके बाद मैं एक ही बार में यहाँ पर सबको खत्म कर सकता हूँ। और यही मेरी काफी सिंपल सी ऑब्जर्वेशन सिचुएशन थी। पर अचानक ही वहाँ पर ये फेलो अपीयर हो गया और वो थियो की पीठ थपथपाते हुए आगे बोलता है और सारी चीजों को खुद से ही अकेले यहाँ पर सॉल्व कर दिया। थियो कहता है कि ये बाहर से तो काफी ज्यादा कॉम एक्ट कर रहा है, पर अंदर से इसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा। और हमें टाइटन ड्रैगन यानी ओवरलॉर्ड ड्रैगन डांटे के बारे में बताया जाता है कि इसे काउंट किया जाता है कि 9 ड्रैगन्स में ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है। और सबके बाद भी इसे बस केवल ताकत के अंदर ही इंटरेस्ट है। और यही रीजन था जिस वजह से ये रंगनार के अंदर आया, जिससे ये उसकी अथॉरिटी का इस्तेमाल कर सके, जिससे ये और भी ज्यादा ग्रेट पावर को परस्यूट कर सके। और मेरी पास्ट लाइफ के अंदर जब मैं रेजरेक्ट नहीं हुआ था तो जो डांटे की कुछ जरूरत से ज्यादा ही वेल्थ थी, उसका रिसोर्स एक काफी ज्यादा बड़ी सी मिस्ट्री थी। पर अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो फ्लोटिंग आर्चिप था। अगर मैं कोशिश करूँ तो मैं यहाँ पर बात कर इस सिचुएशन को थोड़ा सा संभाल सकता हूँ, पर डांटे सभी 9 ड्रैगन्स में सबसे ज्यादा दिक्कत खड़ी करने वाले लोगों में से एक है। इसलिए अभी के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि उसके साथ मिलकर खेलो और उसको बिल्कुल भी प्रवोक ना किया जाए। थियो उसके सामने झुककर कहता है कि मुझे माफ करना कि मैं चीजों को खुद से ही सुधारने में लग गया बिना इंटेंशन को सही तरीके से समझे। डांटे हंसते हुए कहता है कि मैंने कभी तुम्हें इस चीज के बारे में बताया ही नहीं, तो आखिर तुम्हें मेरे इंटेंशंस के बारे में पता कैसे हो सकता है, तो तुम इसकी चिंता मत करो। और वो मुस्कुराते हुए कहता है कि सिक्स्थ सक्सेसर थियो, तुम्हें इस तरीके से सामने से देखने के बाद लगता है कि तुम सच में काफी ज्यादा इंप्रेसिव इंसान हो, जैसा कि मुझे लगा था। सच में तुम्हारे अंदर वो चीजें हैं जो कि एक न्यू सक्सेसर को खड़ा करने के लिए होनी चाहिए। तो मैं तुम्हारे साथ आगे काम करने के बारे में जरूर सोचूंगा। और ये कहकर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। थियो थोड़ा सा कंफ्यूज था। वो कहता है इसको समझना सच में काफी ज्यादा मुश्किल है। और वो कहता है कि ये मेरे लिए भी एक गर्व की बात है। और वो हाथ मिलाता है और डांटे आगे कहता है कि तुम तो सच में काफी ज्यादा मॉडेस्ट हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे लोग हैं वो भी तुमसे यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। केलो बीच में कहती है कि मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें यहाँ पर डिस्टर्ब कर रही हूँ, पर यहाँ पर एक और ऑर्डर है जिसके बारे में मुझे तुम्हें बताना है। ये सुनकर वो कंफ्यूज थे और वो उस ऑर्डर को पढ़ते हुए बताते कि जो फ्लोटिंग आर्चर का मिशन था वो पूरा हो चुका है, इसलिए वहाँ पर रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वहाँ पर जितने भी लोग हैं जो कि फ्लोटिंग आर्चर पर हैं, उन सभी को तुरंत ही लौटकर सेंट्रल वॉर को यहाँ पर ज्वाइन करना होगा। ये सुनने के बाद थियो काफी ज्यादा सरप्राइज था और डांटे भी मुस्कुराते हुए कहता है कि बिल्कुल अब ये काम यहाँ पर खत्म हो चुका है, तो बस अब यहाँ से वापस चलकर अपने घर को गार्ड करने की जरूरत है। और वो आगे बढ़ते हुए केलब से कहता है कि इस सबसे पहले एक चीज है जो कि मैं यहाँ पर क्लियरिफाई करना चाहता हूँ। वो जिसने तुम्हें यहाँ पर ऑर्डर दिया कि तुम मेरे ऊपर एक क्वेश्चन उठा सको इस मिशन को लेकर, क्या वो कमीना वो रॉबिन है? और ये कहकर वो फिर से अपनी टेरिफाइंग एनर्जी को रिलीज करने लगता है। केलब इसकी वजह से डर गई थी और उसे पसीना आना चालू हो जाता है। वो कहती है कि हाँ बिल्कुल। तो वो कहता है कि ठीक है, तो जाकर उस क्रो बास्टर्ड से कह देना कि अगर वो मेरे ऊपर किसी क्वेश्चन को रखना चाहता है तो वो खुद यहाँ पर आए और मेरा सामना करे। और ये सीन केलब के लिए कुछ जरूरत से ज्यादा ही खतरनाक था। जिसके बाद हमें लड़ाई का सीन दिखाया जाता है। बैटलफील्ड के अंदर कई सारे ड्रैगन्स आसमान में उड़ रहे थे और नीचे बस तलवारें ही तलवारें चल रही थी। और तभी इस लड़ाई के बीच में थियो भी यहाँ पर इस चीज को ज्वाइन कर लेता है, जिसके बाद वो अपने ड्रैगन से उतरकर अपने सामने वाले आदमी का गला काट देता है। और इसी तरीके से उसके बाकी सभी साथी भी अपने दुश्मनों के टुकड़े टुकड़े करना चालू कर देते हैं। और वो लोग इस फाइट को काफी ज्यादा इंटेंस के साथ यहाँ पर लड़ना चालू कर चुके थे। और थोड़ी देर में वो लोग इस चीज को नोटिस करते हैं कि जो एंटी एयर कैनन्स थे उन्हें पूरे से न्यूलीफाइड कर दिया गया है। और ये देखकर एवलिन अपने यूनिट से कहती है कि सभी जल्दी से नीचे उसके ऊपर हमला करो। और वहीं इस लड़ाई से थोड़े से ही दूर घोड़े पर बैठा हुआ एक आदमी ये देखकर खुश होते हुए कहता है सच में वो लोग काफी ज्यादा कूल लगते हैं जब वो लोग इस तरीके से आसपास उड़ते हैं। और ये सुनकर थोरकल के साथ ही उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती कि तुम फिर से शुरू हो गए, अगर तुम्हारे लोग ये चीज सुनेंगे तो उन्हें काफी ज्यादा बुरा लगेगा। वो हंसते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तो बस यहाँ पर मजे में थोड़ा सा उन्हें टीज कर रहा था, पर चलो अब यहाँ पर इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को भी इस लड़ाई में जितनी भी चिड़ियाएं हैं उन्हें बता देना चाहिए कि हम लोग कितने ज्यादा खतरनाक हैं। जिसके बाद वो अपने यूनिट के साथ आगे बढ़ना चालू कर देता है और साथ ही कहता है कि जितने भी लोग तुम्हारे सामने आए उन सभी के सिर को चल दो, हम सभी को आज इन सभी को यहाँ पर खत्म करना है। और उसके बाद जैसे वो लोग आगे बढ़ना चालू करते हैं तो उनके दुश्मन ये देखकर और भी ज्यादा कंफ्यूज थे, क्योंकि अगले ही पल थोरकल अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते हुए उन सभी को मारते हुए काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था और उसे इस चीज में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। जिसके बाद हमें उनके कैंप का सीन दिखाया जाता है कि जितनी बॉडीज थी उन सभी को जलाया जा रहा था और पैक किया जा रहा था। और एक कैंप के अंदर से हमें उसकी आवाज आती है कि ये काफी ज्यादा अच्छी विक्ट्री थी, छोटे भाई तुमने सच में काफी ज्यादा अच्छा काम किया। वो कहता है कि तुम तो मुझे अब यहाँ पर शर्मिंदा कर रहे हो। और इस तरीके से वो लोग बस यहाँ पर बात करने में लगे हुए थे। जिसके बाद थोरकल वहाँ से चला जाता है और जैसे वो वहाँ से जाता है तो थियो का साथी जो उसके पीछे खड़ा हुआ था अगले ही पल उसके गले में हाथ डालते हुए कहता है ब्लैक आयरन कैवलरी का कमांडर तुम्हें यहाँ पर अपना भाई कह रहा है, सच में तुम इतने ज्यादा बड़े हो गए। पर थियो कहता है कि ये तब ज्यादा कोई इम्प्रेसिव नहीं है। पर वहीं वो चश्मे वाली लड़की उन दोनों को इस तरीके से बात करता हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कुछ आगे कह पाता उससे पहले एक कराटे चॉप उसके सिर पर दे मारती है और कहती है कि बहुत हो गया। सच में बेचारे का चेहरा काफी ज्यादा फनी हो गया था। उसने अभी अभी तो उस बैटलफील्ड को यहाँ पर ज्वाइन
ज्वाइन किया है, क्या तुम्हें सच में उस तरीके से इसके ऊपर चढ़ने की जरूरत है? उसे थोड़ा सा आराम करने दो। पर थियो कहता है कि रेन, इस चीज की कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। पर वो लड़का तो रोते हुए कहता है कि हम लोग काफी दिनों के बाद मिले थे, इसलिए तो मैं बस इस चीज के बारे में पूछ रहा था, पर तुम तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही हार्श हो। और थियो पूछता है कि सबसे बड़ी बात की इस बैटलफील्ड की सिचुएशन कैसी है? मैंने बहुत ही जल्दी में इसे ज्वाइन किया है, तो मुझे इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं पता। वो कहती है कि इस लड़ाई का जो ओवरफ्लो है वो इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, सारी चीज अभी हमारे फेवर में ही चल रही है। पर एक अजीब सी चीज है जो कि यहाँ पर हो रही है। यहाँ तक हमारी फोर्सेस उनके हेडक्वार्टर तक पहुंच चुकी है, उसके बाद भी वहाँ पर किसी भी तरीके की मूवमेंट नहीं दिख रही, जैसे कि वो वहाँ पर किसी चीज का वेट कर रहे हो। थियो ये सुनकर याद करते हुए कहता है कि पहले भी सभी लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही सोचा था जैसा कि रिन सोच रही है, पर इस फॉर्मेशन ने जितने भी हाईलैंड्स हैं उन सभी को पूरे से सेंटर कर लिया है, और जितने भी कॉन्सेंट्रेट टैक्टिक्स है उन्हें भी काउंटर कर लिया गया है। उन लोगों ने वहाँ पर डिगिंग ट्रैप्स लगाए हुए थे और वेट कर रहे थे, पर ये काफी ज्यादा कॉमन चीज है जिसको कोई भी यहाँ पर पहचान सकता है। पर इसके अलावा मैं, जिसके पास फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन है, वो इस चीज को अच्छी तरीके से समझ सकता है कि यहाँ पर वो लोग दूसरी चीज के बारे में सोच रहे हैं। असल में ट्रेवन का जो रियल ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वो पैरामॉर्टल ड्रैगन का आर्टिफैक्ट जो कि काफी लंबे समय से वहाँ पर सो रहा है, उसे जाकर वहाँ से लेना चाहते हैं, जो कि व्हाइट टावर रूइंस के अंदर है। और दूसरी तरफ हमें खून से भरे हुए कैंप्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी ज्यादा खून पड़ा हुआ था और गले कटते हैं जो कि चिल्ला रहे थे कि प्लीज हमें बचाओ, प्लीज हमें बचाओ। पर हमें एक आदमी दिखता है जिसने हुडी पहनी हुई थी और वो अपने हथियार के साथ उन सभी को खत्म करता जा रहा था। वो कहता है कि अपने आप को 9 वेसल्स कहते हैं। सच में इन लोगों के अंदर जरा सी भी शर्म नहीं है, पर कई दिनों से इन छोटे से कीड़ों से लड़ने के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इस वजह से ये चीजें काफी ज्यादा बोरिंग हो चुकी हैं। और हमें बताया जाता है कि ये रंगनार के सक्सेसर्स हैं, रैंक 3 और रैंक 4, और एक का नाम एनसीओ रंगनार है और दूसरे का नाम गिशर रंगनार। एनियोस कहती है कि तुम सच में काफी अजीब तरीके से बातें करते हो, जब तुम सारी चीजों को एंजॉय कर रहे हो उसके बाद भी तुम ऐसा कह रहे हो। गिशर कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तभी पीछे से वहाँ पर ओवरलॉर्ड ड्रैगन डांटे आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारा मुंह बिल्कुल पहले की तरह चलता है गिशर, मैंने तुमसे कहा था ना कि अच्छी तरीके से सोच समझने के बाद ही अपनी तलवार को घुमाया करो, पर अभी तक तुमने उस अपनी घटिया सी आदत को यहाँ पर नहीं छोड़ा है। गिशर कहता है कि मास्टर आपसे मिले हुए काफी लंबा समय हो गया, मैंने तो सुना था कि आपने फ्लोटिंग आर्शों को पूरी तरह पकाकर कुत्तों को खिला दिया। वो कहता है कि तुम उसे इस मजे के लिए कीमत समझ सकते हो, पर तुम दोनों भी यहाँ पर बिल्कुल भी कॉकी होने के बारे में मत सोचना। जल्दी ही जो कि तुम्हारे नीचे है वो काफी तेजी से ऊपर की तरफ तुम लोगों की तरफ जरूर आएगा। गिशर कहता है क्या हमारे नीचे? आपका मतलब थॉरकिन से है? पर अगर आप उसके बारे में बात कर रहे हैं तो कम से कम। पर तभी एशियन उसे टोकते हुए कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, वो यहाँ पर सिक्स्थ के बारे में बात कर रहे हैं। पर ये सुनने के बाद गिशर के चेहरे पर एक अजीब तरीके की विकेट सी स्माइल आ जाती है। वो कहता है क्या आप उसके बारे में बात कर रहे हैं जो कि हाल ही में यहाँ पर एक सक्सेसर बना है? आखिर आपको क्या लगता है कि आखिर हम लोग किसके डिसाइपल हैं? हम लोग ऐसे कोई रूकी नहीं है जो कि कोई भी आकर हमें धक्का देकर आगे निकल जाए। पर वो कहता है कि मान लो अगर वो इंसान यहाँ पर द चूजन वन हुआ तो। ये सुनने के बाद उन दोनों के चेहरे पर एक सीरियसनेस और काफी गुस्सा सा दिखने लगा था, और डांटे कहता है कि इसलिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लो, क्योंकि चीजें काफी तेजी से बदलने वाली हैं और तुम्हें उसे पक्के में यहाँ पर खत्म करना होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें थियो के बैटलफील्ड के अंदर आने के कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है कि वो एक कैरेज के अंदर था जहाँ पर वो एक मैप देख रहा था। अच्छा, यानी व्हाइट टावर भी एक पैरामॉर्टल ड्रैगन रेलिक है? फेरी ड्रैगन कहता है कि हाँ बिल्कुल, और वो सोचता है कि उसकी पास्ट लाइफ के अंदर ट्रेवन ने सबसे पहली जगह को जहाँ पर कब्जे में लिया था वो भी व्हाइट टावर रीजन था। फेरी ड्रैगन बताता है कि हम गार्डियंस एक दूसरे की लोकेशन को बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत ही सेंस कर पाते हैं, पर ये बात पक्की है। और व्हाइट टावर का जो गार्डियन है उसके पास पैरामॉर्टल ड्रैगन की पावर्स का काफी ज्यादा अच्छा शेयर है। थियो ये सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज, वो कहता है क्या? दूसरा ड्रैगन उसे बताता है कि हाँ बिल्कुल, जैसा कि उसने कहा सभी रेलिक्स एक जैसे नहीं होते, भले ही वो सभी रेलिक्स ही क्यों ना हो। हम सभी को अलग अलग पावर्स दी गई हैं, अलग अलग रोल्स के साथ। इसी वजह से किसी किसी को काफी ज्यादा ग्रेटर पावर्स मिलती हैं, ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। और व्हाइट टावर का जो गार्डियन है वो उन्हीं में से एक है, और उनमें से ही एक अभी ट्रेवन की टेरिटोरी के अंदर है। तो वो कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। फेरी ड्रैगन कहता है कि पर तुमने देखा था कि लिवाइथन के साथ आखिर क्या हुआ था? वो लोग गार्डियन को पॉइजन कर सकते हैं और साथ ही पैरामॉर्टल ड्रैगन की पावर को चुरा भी सकते हैं, इसलिए इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आखिर इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है, पर वो गलत हाथों में जाए उससे पहले तुम्हें यहाँ पर उसे सिक्योर करना होगा। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है। जूलियस को एक रिपोर्ट मिलती है, वो पढ़कर कहता है कि अच्छा, यानी अब हम लोगों को रॉकी माउंटेन की तरफ जाना होगा। थियो कहता है कि बिल्कुल, स्ट्रेटेजी के हिसाब से तो ये चीज पूरी तरह से साफ है कि ट्रेवन की एक बड़ी सी ट्रूप है जिसे वहाँ पर भेजा गया है, और वो लोग वहाँ पर बिना किसी रीजन के तो नहीं गए होंगे। मुझे लगता है कि वहाँ पर जरूर कुछ है। जूलियस
जूलियस कहता है कि पर मुझे इससे आगे कुछ भी नहीं सुनना, और अब तुम ये चाहते हो कि तुम यहाँ से निकल कर इस ऑपरेशन को अकेले ही यहाँ पर पूरा करो। सच में एक सक्सेसर बनने के बाद से तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो चुके हो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि मैं तुम्हें बिना किसी प्रोटेक्शन के वहाँ पर जाने दूंगा? तो ये देख कर थियो भी परेशान होते हुए उसे कहता है कि पर कैप्टन, मेरा ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं था मेरे एब्सेंस से इस ऑपरेशन के लिए। पर वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले जूलियस यहाँ पर हंसना चालू कर देता है और कहता है कि मैं मजाक कर रहा था थियो, मुझे तुम्हारी चॉइस के ऊपर पूरी तरह से भरोसा है। तुम बिना किसी चिंता के जा सकते हो, क्योंकि अकेले तुम यहाँ से चले जाओगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि व्हाइट आर्मर ड्रैगन नाइट्स बिल्कुल भी कमजोर हो जाएंगे। ये सुनकर उसके चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो कहता है कि कैप्टन, सच में जूलियस ने उसकी यहाँ पर दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी। पर जूलियस आगे कहता है कि सबके अलावा इस चीज का ध्यान रखना कि जब तुम वहाँ से वापस आओ तो तुम्हारे हाथ भरे हुए होने चाहिए। अगर तुम खाली हाथ वापस आते हो तो तुम्हें यहाँ पर एक कटोरा भी नहीं मिलेगा। तो थियो एक कॉन्फिडेंस वाली स्माइल के साथ मुस्कुरा कर कहता है कि मैं आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं करूंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें व्हाइट टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ट्रेवन के कैंप पहले ही पूरे से सेट थे। और थियो ये देखकर कहता है कि सच में ये काफी ज्यादा सीरियस है, अगर हम लोग यहाँ से थोड़े से और आगे गए तो वो लोग हमें यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। इसलिए वो अपने ड्रैगन को वहीं पर उतार लेता है और वो ये देखकर कहता है कि सच में ये काफी ज्यादा अमेजिंग है, ये अपने बॉडी कलर को चेंज कर सकता है जिससे ये नाइट में पूरे से ब्लेंड हो जाए। और वो अपने ड्रैगन उम्बर से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग यहाँ पर काफी ज्यादा आसानी से आ गए, पर इसके आगे से मुझे अकेले ही जाना होगा। तो ठीक है, अब तुम बेस अपने आप से अकेले से पहुंच जाना। वो उसे यहाँ पर लाड़ करता है तो थियो उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी जल्दी वापस आ जाऊंगा। जिसके बाद उम्बर वहाँ से निकल जाता है और थियो अपनी स्पीड के साथ आगे बढ़ना चालू कर देता है। जिसके बाद वो एक चट्टान के पीछे छुपा हुआ वहाँ पर देख रहा था। वो कहता है कि जैसा कि मुझे लगा था यहाँ की सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट है। तभी एक आदमी उसे देख लेता है। वो कहता है कि कौन है वहाँ पर? उसका साथी कहता है कि क्या हुआ? तो वो आदमी आगे बढ़ते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर कोई है, चलो रुको मैं एक बार देख कर आता हूँ। थियो वहाँ पर छुपा हुआ था। जैसे ही वो गार्ड आगे बढ़ता है तो अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है, पर जब वो वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखता। इसलिए वो कहता है कि मुझे माफ करना, लगता है कि ये मेरी वैसे एक इमेजिनेशन थी। पर पता चलता है कि थियो ने तो उसके दूसरे साथी को यहाँ पर आकर पकड़ लिया था। ये देखकर वो कुछ समझ पाता उससे ही पहले थियो यहाँ पर उसे मार देता है और वो ये देखकर चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ पर घुसपैठिया है। पर टॉर्च गिरते ही उसकी भी बत्ती यहाँ पर बुझ जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक अजीब तरीके का कुकून दिखाया जाता है, जिसके सामने एड वहाँ पर उसको देख रहा था। उसके पीछे से एक आदमी आता है जिसका चेहरा छुपा हुआ था। वो कहता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा कमाल की साइट है एक ट्रेवन के लिए, जो कि रंगनार के एग्जिस्टेंस के यहाँ पर खिलाफ खड़ा हुआ है। उसने यहाँ पर हमारे होली डीमन चर्च के साथ हाथ मिला लिया जिससे वो आगे बढ़ सके। और इसके अलावा मैं ड्रैगन एम्परर का रिवाइवल, इसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और उस कुकून के अंदर हमें एक ह्यूमन टाइप क्रीचर दिखता है, एक ऐसा इंसान जो कि यहाँ पर अभी फॉर्म हो रहा था। ट्रेवन उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि अपने जबान पर लगाम दो, ये रंगनार के ट्रू मास्टर हैं। अभी के लिए भले ही वो झूठ यहाँ पर एक लॉर्ड की तरह एक्टिंग करता हो, पर जल्दी वो फिर से अपने थ्रोन को रिक्लेम कर लेंगे और हम वो है जो कि ट्रू मास्टर को सर्व करते हैं। और वो ट्रू मास्टर ट्रू रंगनार है, इस चीज को याद रखना। वो आदमी कहता है कि हाँ मुझे ये चीज याद है, पर सबसे जरूरी ये है कि जो रेजरेक्शन की रिचुअल के लिए जितनी भी चीजें तुमने यहाँ पर तैयार करवाई थी, लगभग वो सारी चीजें यहाँ पर कंप्लीट होने वाली हैं, क्योंकि तुम उन्हें फिर से अंडरवर्ल्ड से यहाँ पर रेजरेक्ट करना चाहते हो। तो वो मटेरियल्स जो कि यहाँ पर इस चीज के लिए जरूरी थे, उसके लिए रंगनार की एक बॉडी की जरूरत है और इसके अलावा पैरामोडल ड्रैगन की पावर की, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। एड कहता है कि रंगनार की किसी इंसान की बॉडी को तो यहाँ पर कभी भी लेकर आया जा सकता है, इसका मतलब जो छुपी हुई चाबी है वो इस व्हाइट टावर के अंदर है। इसलिए वो अपने आदमी से पूछता है कि आखिर व्हाइट टावर को कॉन्कर करने की जो तैयारियां थी आखिर वो कैसी चल रही हैं। वो बताता है कि व्हाइट टावर के अंदर की जो पावर है वो एक अलग तरीके की ही पावर है। अब होली डीमन चर्च के हाई प्रीस्ट भी यहाँ पर मिलकर हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं, पर उनकी पावर्स के साथ भी ऐसा लगता है कि ये चीज पूरी तरह से नामुमकिन है कि हम लोगों से जो अलॉट किया हुआ टाइम है उसके अंदर यहाँ पर कॉन्कर कर सके। अगले ही पल उसे एक प्रेशर महसूस होता है। ये देखकर वो कंफ्यूज था, पर उसका चेहरा पूरी तरह से जमीन के अंदर धंस गया था। और ये करने वाला एड था जो कि काफी ज्यादा गुस्से में अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा था। और वो कहता है उनके रेजरेक्शन के लिए पैरामेडल ड्रैगन की पावर एक की है और नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं होती। हमें इस चीज को पॉसिबल बनाना होगा, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो वो कहता है कि ठीक है सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी सोच काफी ज्यादा हल्की है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इस प्रेशर की वजह से उसके दांत और नाक दोनों टूट चुके थे। जैसे वो अपने प्रेशर को कम करता है तो बेचारे की नाक या वो खून खुआन हो चुकी थी। तभी एक आदमी वहाँ पर भागकर आता है और कहता है कि यंग लॉर्ड एक इमरजेंसी है। ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें उस आदमी का सीन दिखाते हैं जिसको थियो ने यहाँ पर मार दिया था। सभी लोग चिल्लाते हैं कि यहाँ पर एक इंट्रूडर है, जल्दी से पूरे एरिया को सर्च करना चालू करो। हमें दिखता है कि कोई दूर से उनके ऊपर नजर बनाए हुए था। जिसके बाद वो अपनी निगाहें घुमाता है और दूसरी तरफ देखता है जहाँ पर सभी लोग आसपास देख रहे थे और पत्थर के ऊपर उसे थियो दिखता है जो कि यहाँ पर लोगों की तरह कपड़े पहनकर अपने आप को ढूंढने में लगा हुआ था। और गिशर जो कि अपने स्किल के साथ दूर से
ये सब देख रहा था। वो कहता है कि जितना जरूरी है बस उतना ही मारो, जिसके बाद अपने आप को बिना किसी हेजिटेशन के दुश्मनों की तरह डिस्गाइज कर लो, बिल्कुल ब्लैक स्नो की तरह। सच में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास्ट लाइफ के अंदर मैंने ब्लैक स्नो के लिए काफी अच्छा काम किया है। ये तो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जितना कि मुझे लगा था। मैं एक बार इसको टेस्ट करना चाहूंगा, पर एनसीओ कहती है कि बिल्कुल भी चीज के बारे में मत सोचना और बस जाकर उसे बता दो और बिल्कुल भी पकड़ाना मत, जैसा कि थॉरकिल के साथ हुआ था। तो वो कहता है कि हाँ हाँ मैं समझ गया, मैं तो बस वही करूंगा जिसके लिए मुझे ऑर्डर दिया गया है। पर उसके चेहरे पर जो हंसी थी उसे लग ही रहा था कि जैसे कि वो यहाँ पर कुछ और ही सोच रहा हो।